Assalamu alaikum, students. Students, last time we have started the chapter reaction kinetics, and in the last class we have done some past papers questions of that reaction kinetics related to the rate of reaction, the rate equation, rate constant, half-life, methods of preparation, methods of measuring the rate. ये सब कुछ हमने in the last class discuss किया था related to past papers question. Now we are moving on. इस चैप्टर का अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में एक चीज जो बड़ी क्लियर है फ्रॉम द वर्ड मैकेनिज्म. मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हाउ द रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग. पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा. सो हाउ द रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, इस तरीके से जो होते होते स्टेप हो. तो व्हाट इज द एक्चुअली द वे, द पाथ ऑन विच द रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग. अच्छा, अब आपने कहां पढ़े हैं मैकेनिज्म, आपको याद दिलाऊं. ऑर्गेनिक में ही है. इसमें सबसे पहले सबसे आसान, alkenes undergo substitution reaction because they are saturated. So the mechanism of their reaction was free radical substitution reaction. अब ये free radical substitution mechanism में there were 3 steps. ठीक है. पहला स्टेप होता था इनिशिएशन, कि जिसमें इनिशिएट होता था क्लोरीन मॉलिक्यूल यूवी लाइट से रेडिकल बना लेता था. और फिर प्रोपेगेशन, के एक रेडिकल किसी एक मॉलिक्यूल पर अटैक करके दूसरा मॉलिक्यूल और एक और रेडिकल बनाता. और फिर आखिर में टर्मिनेशन स्टेप होता था, जिसमें 2 रेडिकल्स मिलकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देते. इसका मतलब यह है कि द रिएक्शन हैज बीन टर्मिनेटेड. अच्छा जी, तो अब यहां से एक बात तो ये समझ आ गई कि अगर तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस का तो ऑफ कोर्स एक खास मोड है. उस मोड पे या उस लेआउट से रिएक्शन होता है. अगर मैं आपको कहूं ब्रोमीन का रिएक्शन कराइए ब्यूटेन से, ब्रोमीन का रिएक्शन कराइए ब्यूटेन से, तो इसका जो आप मैकेनिज्म लेआउट करेंगे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन वगैरह, अगर मैं आपसे कहूं पेंटेन का क्लोरीन से कराइए तब भी आप वही लेआउट करेंगे. बट चीजें चेंज हो जाएंगी बस, कि यार ये चीज हटाई, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन हटा के, और पेंटेन लगा दिया, ब्यूटेन हटा. तो ये चीजें, रिएक्टेंट्स चेंज जरूर हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स चेंज जरूर हो रहे हैं, बट द लेआउट इज कांस्टेंट. अब मसला ये है कि यहाँ जब आप फिजिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, इनका कोई डिसाइडेड मैकेनिज्म तो है नहीं फिलहाल तक. ठीक है. तो वी एक्चुअली प्रोपोज कि इसके क्या मैकेनिज्म के स्टेप्स हो सकते हैं. सही है. अब प्रोपोज करने का कुछ बेसिक्स हैं, कुछ तरीके हैं, वो भी अभी आपको बताऊंगा. तो यू हैव टू प्रपोज अ मैकेनिज्म which has no previous information, जिसकी और कोई आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है. आपने उसका मैकेनिज्म प्रपोज करना है. ना आपके पास लेआउट है, ना आपके पास कोई चीज, कुछ नहीं, बट एक आपने रिएक्शन देखा, बस उसके आपने मैकेनिज्म प्रपोज करना. ठीक है. तो दिस इज द वे ऑफ वर्किंग नाउ दिस टाइम. अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको मैकेनिज्म के अंदर बता दूं कि अगर आप कह रहे हो कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जाहिर है मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं और लाजमी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अल्केन्स पढ़ा, तो अल्केन्स में आपने 3 स्टेप्स पढ़े थे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन. तो 3 स्टेप का मैकेनिज्म था. बात समझ. इसी तरीके से अगर आप कोई और रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे तो उसका भी एक स्टेप से ज्यादा
मैकेनिज्म के स्टेप्स हो सकते हैं। तो अब अगर एक स्टेप से ज्यादा स्टेप मैकेनिज्म के हो सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि जी इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से आपको कुछ समझाना है, तो उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे लिया जाए, पहले मैं लिख दूं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की इंट्रोडक्शन के मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते किसको है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली mechanism is the actual way in which the reaction is occurring. रिएक्शन एग्जैक्टली हो रहा है, और ये जो मैकेनिज्म्स हैं इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो ऑफ कोर्स आई गेट दी ओवरऑल रिएक्शन। तो दी ओवरऑल इक्वेशन जो रिएक्शन की होती है इज द समरी होती है, समरी इसकी ऑफ ऑल स्टेप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब अगर मैंने आपसे कहा कि कोई रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के एक से ज्यादा स्टेप हैं, तो ऑफ कोर्स स्टेप अगर मैं आपसे बोलूं उसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनेगी? कैसे नॉर्मली अगर किसी रिएक्शन को ओवरऑल देखें तो वो रिएक्शन ओवरऑल इस तरीके का बना। फॉर एग्जांपल मैं एक्सो रिएक्शन ले रहा हूं, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म में दो स्टेप्स हैं। अगर दो स्टेप्स हैं तो उसके दो स्टेप का मतलब ये है कि सर इसके पहले स्टेप में कुछ ऐसे हम बना होगा और फिर दूसरा स्टेप यहां से शुरू होगा तो दूसरे स्टेप में कुछ हम बना होगा, सही। अब ये जो हमारे पास हम बन रहा है ये दो हम बने, क्यों? क्योंकि अब इसमें हमारे पास मैकेनिज्म के हम पे दो हम्स हैं, सही। अब ये जो दो हम्स मैंने बनाए इनमें जाहिर है दोनों स्टेप्स की एक खास लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगी। कैसे कि अगर आप यहां से देखें, यहां से यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी है इस फर्स्ट स्टेप की, और यहां से लेकर यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी है सेकंड स्टेप की, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सम करूं, ठीक है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर आएगी? इस रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी की। बात समझ आ रही है? 1 और 2। तो अगर मैं सम करूंगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इज द सम ऑफ दीज बोथ एक्टिवेशन एनर्जीज, ठीक है। अब कहानी कुछ यूं है कि भाई अगर ये दो रिएक्शन का मैकेनिज्म है तो इनमें कोई एक रिएक्शन यानी कि कोई एक मैकेनिज्म का स्टेप ज्यादा एनर्जी लेकर हो रहा है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और एक कम एनर्जी लेके हो रहा है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी लो है। तो जो हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला हम्प है या मैकेनिज्म का स्टेप है विल टेक द मोस्ट टाइम,
ड्यूरिंग ओवरऑल रिएक्शन। सही है। इसकी मिसाल यूं समझे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अपने स्कूल से जाना है तकरीबन यूं समझे कि आयशा मंजिल तक। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल से आप आयशा मंजिल तक आपने जाना है। तो आपके स्कूल से आप आयशा मंजिल कैसे जा सकते हो? पहले तो आप अपने स्कूल से जियाउद्दीन तक जाओगे, जियाउद्दीन से करीमाबाद, करीमाबाद से आयशा मंजिल। अच्छा, ये बीच में समझो 3 रोड्स हैं। अब इन 3 रोड्स में ट्रैफिक एक जैसा नहीं है, किसी में ट्रैफिक ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा जियाउद्दीन के सामने जो जगह है वहां पे ट्रैफिक बहुत होता है, वहां पे ट्रैफिक हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड रहता है, तो वहां से बहुत स्लो गुजर रहे होते हैं। बाकी सारी रोडें खुली खुली हैं, सीधी सीधे आप चलिए। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां से आयशा मंजिल पहुंचने में तुम्हारा रेट इन 3 स्टेप्स में से, यानी कि एक आपके स्कूल से लेके जियाउद्दीन हॉस्पिटल, जियाउद्दीन से दूसरा करीमाबाद और करीमाबाद से तीसरा आयशा मंजिल, तो इन तीनों स्टेप्स में से तुम्हारा जो रेट है वो सबसे स्लो करने वाला स्टेप कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर वो जहां पर मैं सबसे स्लो चल रहा हूँ। और सबसे स्लो कहां चल रहा हूँ? जो बिजिएस्ट रोड होगी, उसकी वजह से मेरा ओवरऑल रेट वहां तक पहुंचने का, यानी कि स्पीड मेरी कम हो सकती है। बाकी तो खुली खुली सड़कें। तो यहां पर यही मैं बात कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है कि ए से फॉर एग्जांपल सी बन रहा है। अब इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप है। एक स्टेप है पहले ए से बना बी और फिर बी से बना सी, ठीक है, जिसके मैंने हम भी अभी हम यहां पे बनाया हुआ है। ये ए है फॉर एग्जांपल, ये मेरा सी है, और यहां पर बना होगा टेम्पररी इंटरमीडिएट विच इज बी। तो अब मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यार ए से सी तक के बनने में जो पहला ए से बी का स्टेप है और बी से सी का स्टेप है, इनमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला कौन सा स्टेप लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ए से बी वाला स्टेप ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला है। इसका मतलब क्या है सर? ये स्लो स्टेप होगा, और जो स्टेप स्लो होता है, सही है, इसके अलावा अच्छा बाकी रिएक्शन के स्टेप्स फास्ट होते हैं। जो एक स्लो होगा बाकी से फास्ट। जो स्टेप स्लो होता है वो एक्चुअली द ओवरऑल रेट को इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि उसकी वजह से ओवरऑल रिएक्शन का रेट स्लो या फास्ट होगा। अगर वो स्लो स्टेप बहुत ही स्लो हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट बहुत स्लो है। अगर वो स्टेप थोड़ा सा भी तेज हो रहा है, इसका मतलब क्या? ओवरऑल रिएक्शन का रेट थोड़ा सा फास्ट होगा। तो द स्लो स्टेप इज एक्चुअली the factor which is controlling the rate, the overall rate of the reaction. That is why we call it rate determining step. Slow step is also called as rate determining step. ये लिख देता हूं। ठीक है, because the overall rate is depending on this. अच्छा, अब आइए जरा अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं मैकेनिज्म की। एज आई सेड, मैं पहले बता चुका हूं, कोई जनरल लेआउट नहीं होता मैकेनिज्म का। फिजिकल केमिस्ट्री के रिएक्शंस में कोई जनरल लेआउट नहीं होता। ये है कि प्रपोज्ड होते हैं कि ये रिएक्शन में पहला स्टेप ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, तो ये आप प्रपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ और फिर उसमें मैं ये चीजें बताता हूँ कि कहानी कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, ठीक है। अच्छा, कार्बन मोनो वाली मिसाल आपको बाद में देंगे, पहले आपको दूसरी मिसाल देता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में सल्फर को आप जलाते हैं रख के ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को आप मजीद ऑक्सीजन देते हैं तो वो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप
पानी देते हैं तो वो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये मैंने कहा कि मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा कि ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या होगी, तो आप कहोगे सर मैकेनिज्म में जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पर है टोटल रिएक्टेंट्स वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दें, और जो चीजें टोटल राइट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड पर लिख दें। और याद रखिएगा कि ये जो आप टोटल लेफ्ट साइड वाली चीजें लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली चीजें राइट साइड पे लिख रहे हैं, इनमें अगर कोई चीज ऐसी है जो सेम है ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, काट दिया दोनों तरफ से। तो अब मैंने कहा यार पहले काट ही लूं मैं लिखने से पहले। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द प्रोडक्ट साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑन द रिएक्टेंट साइड भी है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, काट देता हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑन द प्रोडक्ट साइड भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑन द रिएक्टेंट साइड भी है, इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, काट देता हूँ। अब जो बचा उसमें से कुछ कट नहीं सकता, तो अब मैं ओवरऑल इक्वेशन लिखता हूँ इसकी, तो क्या होगी कि सर सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 1.5, तो 1.5 ऑक्सीजन है और साथ इसके है पानी H2O तीसरे स्टेप में, और मिला के सब क्या बना रहा है H2SO4। तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन इसकी, इस मैकेनिज्म के स्टेप्स की। बात समझ आ रही? ठीक है, अब इनमें से कोई स्टेप जो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाला होगा, लाइक सबसे ज्यादा स्लो होगा, वो कहलाएगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब सर मुझे क्या पता इनमें से कौन सा स्लो स्टेप, हाउ डू आई नो? जैसा कि मैंने चैप्टर जब शुरू किया था मैंने बताया था कि इस चैप्टर में सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल डेटा पे चलती है, कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है। कोई चीज आप थ्योरेटिकली नहीं देख सकते, हर चीज की कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन, कुछ ना कुछ एविडेंसेस दिए होंगे, उसके बिहाफ पे आप देख सकते हो कि जी ये चीज क्या होगी। अब यहां पर भी यही है कि ओवरऑल इक्वेशन में जो मैकेनिज्म के आपने स्टेप्स लिखे हैं, इसकी कोई रेट इक्वेशन होगी ऑफ कोर्स, सही है। अब रेट इक्वेशन से पता चलेगा कि स्लो स्टेप कौन सा है और फास्ट स्टेप कौन से हैं। कैसे पता चलेगा सर, आइए बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन की, इस रिएक्शन की जो रेट इक्वेशन उसने मुझे दी है, उसने मुझे कहा है रेट इज इक्वल्स टू के और O2 की पावर 1। सर ये रेट इक्वेशन है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की, ये जो ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। अब वो कहता है मुझे इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स में से जो स्लो या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो निकाल के बताओ। तो मैं क्या कहूंगा, रेट इक्वेशन से कैसे चेक किया जाता है? ये रेट इक्वेशन से ऐसे चेक किया जाता है कि रेट इक्वेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स है, जैसे अभी फिलहाल इस रेट इक्वेशन में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की टर्म है कॉन्सेंट्रेशन की O2 बस, और उसकी पावर 1 है यानी कि एक दफा, और कोई चीज नहीं है। तो रेट इक्वेशन में जो भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म में कहां तक चल रही है आपके साथ, जहां वो चल के खत्म हो जाए यूं समझो कि ये स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखूं, इसकी रेट इक्वेशन है O2 एक दफा, पावर 1 का मतलब क्या होता है, एक दफा। तो अब अगर मैं इसका पहला स्टेप देखूं मैकेनिज्म का, तो उसमें O2 एक दफा आ गया है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि पहली ही मैकेनिज्म की इक्वेशन में रेट इक्वेशन की सारी चीजें आ गई। अब अगर इसमें इसके साथ भी कुछ होता उसको भी देखते कि वो कहां जाके आ रहा है, सही है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल रेट इक्वेशन की सारी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स पहली इक्वेशन में पूरी हो गई। लाइक ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये एक टर्म है ऑक्सीजन और ये पहले स्टेप में पूरी हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये जो पहला स्टेप है ये स्लो या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाएगा। इसके अलावा जो नीचे के बाकी 2 स्टेप है नॉर्मली वो क्या कहलाएंगे, फास्ट। क्यों? इसका मतलब ये है कि सर पहला स्टेप स्लो करवा रहा था रिएक्शन को, एक दफा वो हो गया तो आगे के रिएक्शन तो तेज से हो जाने, तो उस पर तो रेट का इफेक्ट ही नहीं लिखा हुआ, रेट इक्वेशन में ही नहीं है वो।
अब मेरी बात समझ जी जनाब? इज दैट क्लियर अप टिल हियर? एनी कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं है तो मैं और आगे बढ़ता हूं, कुछ और एग्जांपल्स कराता हूं इसकी। नहीं? ओके, अब मैं आपको देता हूं अनदर एग्जांपल। देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस इन फिजिकल केमिस्ट्री का कोई जनरल लेआउट नहीं है कि आप उस लेआउट के हिसाब से सारे रिएक्शन कैटेगराइज करके लिख दो। कोई जनरल लेआउट नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर आपको खुद से प्रपोज करना है। तो इसके लिए आपको जितनी डिफरेंट किस्म की आपको मैकेनिज्म की एग्जांपल्स या इक्वेशंस लिख जाएंगी या मिल जाएंगी, उससे आपका दिमाग ओपन होगा कि हाँ जी, वी कैन राइट इन दिस वे, वी कैन राइट इन दिस वे एज वेल। तो जितने जितने आपको मैकेनिज्म आप पढ़ते जाओगे, उतना उतना आपकी एग्जांपल दिमाग में फिट होती जाएगी जी, हाउ कैन वी मेक मैकेनिज्म फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल नया अननोन रिएक्शन होगा, तो उसको कैसे आप करोगे वो आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल H2O2 ने रिएक्ट किया है 2I माइनस और 2H प्लस के साथ, और बनाया है I2 और 2H2O। अब किसी ने उससे कहा कि इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? उसने कहा यार मैं प्रपोज करता हूं, इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? इसका प्रपोज मैकेनिज्म ये हो सकता है कि अगर मैं पहले दो चीजों को मिलाऊं और कोई एक प्रोडक्ट तो बना दूं। कैसे? मैंने कहा यार H2O2 को एक I माइनस से मिलाओ, वन ऑफ द प्रोडक्ट H2O बना लो, वन ऑफ द प्रोडक्ट, और दूसरा एक I बचा और एक O, तो एक I O और उसके ऊपर माइनस का चार्ज, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ओवरऑल Y माइनस 1 चार्ज। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, अब इस इंटरमीडिएट को IO माइनस को आप किसको दे दो? आप इसको दे दो H प्लस को, एक H प्लस को, तो ये क्या हो जाएगा? उसने कहा ये एक और कॉम्प्लेक्स हो गया HOI, और उससे चार्ज इसलिए नहीं है कि लेफ्ट साइड पे एक प्लस एक माइनस मतलब न्यूट्रल। फिर उसने कहा कि ये जो HOI बना, इससे दूसरे रिएक्टेंट्स रिएक्ट कराओ जो जो बच गए। HOI से उसने कहा सर एक H बच गया और एक I बच गया। ठीक है, इज दैट ओके? H बच गया और एक I बच गया, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? H2O I2। यहां पर इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स में अगर तुम ज्वाइनिंग करोगे, सही है, तो यू कैन सी क्या ये चीज कट जाएगी इसमें सर, I O माइनस से IO माइनस कट जाएगा, इंटरमीडिएट HOI इंटरमीडिएट है, ये कट जाएगा HOI। बात समझ रहे? अब जो बचे उनको देख लो जरा गौर से। H2O2 एक दफा है, I माइनस 2 दफा है, और H प्लस भी 2 दफा है ऑन द रिएक्टेंट साइड, और H2O और नीचे H2O, दो H2O और एक I2। So you can see the equation is logically going with the overall equation। बात समझ रहे? अब मैं इसकी अगर आपको रेट इक्वेशन लिख के दे दूं कि यार इसकी रेट इक्वेशन ये है, रेट इज इक्वल्स टू K H2O2 की पावर 1 ठीक है, I माइनस की पावर 1 और H प्लस की पावर 1। ठीक है,
अब ये उसने रेट इक्वेशन दे दी। अब हमने क्या तरीका पढ़ा है? हमने तरीका पढ़ा है कि जिस मैकेनिज्म तक ये रेट इक्वेशन की चीजें चल रही हैं वो स्लो स्टेप है। अब जरा गौर से देखिए, रेट इक्वेशन में H2O2 है जो कि यहां पे पहली इक्वेशन में आ रहा है H2O। फिर उसके बाद I माइनस है, यस सर, ये I माइनस भी आ रहा है पहली इक्वेशन में, लेकिन H प्लस नहीं आया। H प्लस के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे नीचे जाना पड़ा। अब नीचे गया तो H प्लस यहाँ दिख गया मुझे। मैंने कहा यस सर, ये तीनों टर्म आके मेरी इक्वेशन में वन टाइम पूरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि सर दिस स्टेप, सेकंड स्टेप इज द स्लोअर स्टेप। जी जनाब, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं इसकी। ये तो अभी मैं कैटलिस्ट से नहीं खेल रहा, याद रहे, अभी कैटलिस्ट से खेलते हैं। अनदर एग्जांपल देखें। अब ये आप ट्राई करो, CH3OH को HCl से रिएक्ट कराओ और बनाओ CH3Cl और H2। ये रिएक्शन दिया, उसने कहा इसका 2 स्टेप मैकेनिज्म बनाओ। बनाइए, 2 मिनट दे रहा हूं, जरा जल्दी से बनाइए। 2 स्टेप मैकेनिज्म बनाना इस इक्वेशन। जी जनाब, 2 मिनट हो गए। बताइए क्या मैकेनिज्म सोचा? एनी प्रपोज्ड मैकेनिज्म? अच्छा, जुनेद स्लो स्टेप समझा दें। ठीक है बेटा जुनेद, देखो किसी भी रिएक्शन में अगर मैं मैकेनिज्म में उसे तोड़ के लिख रहा हूं तो मैकेनिज्म में एक से ज्यादा स्टेप होंगे, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब अगर 2 स्टेप या 3 स्टेप है तो जाहिर है दोनों या तीनों स्टेप की कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब जिस स्टेप की भी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई हुई बाकी 2 स्टेप्स के मुकाबले में या एक स्टेप के मुकाबले में, वो स्टेप पूरे ओवरऑल रेट को कंट्रोल कर रहा हो, क्योंकि वो स्लो है। वो जितना स्लो होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा, वो जितना जल्दी हो जाएगा फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो मैकेनिज्म के स्टेप्स में, ठीक है, जो स्टेप सबसे स्लो होता है वही एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल कर रहा होता है। एंड वी कॉल इट लाइक दिस के रेट ऑफ रिएक्शन इज
डिपेंडेंट ऑन द स्लो स्टेप इन द मैकेनिज्म। बात समझ आ रही है? स्लो स्टेप किसे कहते हैं? अब ये हमारा थ्योरेटिकली तो निकलता नहीं है, ये तो हमारा निकलेगा एक्सपेरिमेंटली। अब एक्सपेरिमेंटली में कैसे निकलेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ये तो इक्वेशन देख के जैसा मैंने बताया कि जहां तक रेट इक्वेशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स चल रही हैं, यानी कि जो रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो जहां तक चल रही हैं वो स्लो स्टेप कहलाता है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल की जो इस वक्त आपके सामने है, इसमें मैंने H2O2 की एक दफा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ली है, I माइनस की एक दफा लिया और H प्लस की एक दफा लिया। तो यू कैन एक्चुअली सी के H2O2 और I माइनस पहले स्टेप में आया, तो H2O2 तो हो गया पूरा एक दफा ही था रेट इक्वेशन में, I माइनस एक दफा हो गया पूरा एक ही दफा था, लेकिन H प्लस नहीं हुआ। अब अगली इक्वेशन में आए, देखा H प्लस भी आ गया, तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ सेकंड स्टेप तक हमारी सारी इक्वेशन में जो टर्म्स थी कॉन्सेंट्रेशन की वो पूरी हो गई। तो सेकंड स्टेप इज द स्लोअर स्टेप। हाँ भाई जुनैद, इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट। जी जनाब, व्हाट्स द मैकेनिज्म यू हैव प्रपोज्ड फॉर दिस इक्वेशन? क्या मैकेनिज्म प्रपोज किया है? कैन यू गाइस शेयर योर वर्क? हाँ जी, जहां पे लिखा है सॉल्व किया है उसकी एक तस्वीर खींचो, ठीक है, और उस तस्वीर को अपनी स्क्रीन शेयर पे ले आओ। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूं, ये ले। आई हैव अलाउड participants to share the screen. Yes guys, can I see the work done by Ahsan Adil? Yes Ahsan, आपने मैकेनिज्म लिखा है 2 स्टेप का। जी अरीबा अहमद, हैव यू डन इट? जी बेटा अरीबा अहमद, हैव यू डन इट? जी सैयद उजैर अली, व्हाट अबाउट यू? मैकेनिज्म कुछ प्रपोज किया है इस रिएक्शन का जो मैंने लिखा है? किसी ने नहीं किया? चल कोई बात। अच्छा भाई देखिए, अब इस पे बहुत सारे ऑब्वियसली मैकेनिज्म बन सकते हैं, प्रपोज हो सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग फ्यू मैकेनिज्म्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब वो देखिए मैकेनिज्म नंबर 1, मैकेनिज्म में देखें। सबसे पहले मैंने कहा कि CH3OH जो होगा वो इनमें से Cl माइनस, HCl में से Cl माइनस से मिले और क्या बना दे, CH3Cl बना दे और इसका OH अलग हो जाए, और फिर वो OH
जो दूसरी चीज बची है यानी कि HCl में H प्लस उससे मिले और दूसरा प्रोडक्ट बना दे। तो OH माइनस इन दिस केस विल बी इंटरमीडिएट। ठीक है। अब अगर वो कहता है कि अच्छा इसके अलावा भी हो सकता है, और करके लिख देता हूं दूसरा मैकेनिज्म, और ये भी हो सकता था कि आप कहते कि जी CH3OH से मैंने H प्लस मिलाया और CH3OH2 प्लस बना दिया, ये इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट से CH3OH2 प्लस से आप दूसरा रिएक्टर मिलाए विच इज Cl माइनस और बना दे CH3Cl और H2। ठीक है भाई। सो एक से ज्यादा मैकेनिज्म हो सकते हैं ऑफ कोर्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेट इक्वेशन दी होती तो जी इसकी रेट इक्वेशन, इस पर्टिकुलर की रेट इक्वेशन है रेट इज इक्वल्स टू के CH3OH की कॉन्सेंट्रेशन वन टाइम और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वन टाइम। तो मेरे पहले वाले मैकेनिज्म में ये दोनों टर्म्स पहली इक्वेशन में आ गई, इसीलिए पहला ही स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। और अगर मैं सेकेंड वाले मैकेनिज्म में देखूं तो CH3OH की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म तो पहली इक्वेशन में आ गई, लेकिन Cl माइनस नहीं आई, जो कि कहां आई है, दूसरी टर्म में आई है। इसीलिए दूसरी इक्वेशन इसमें अगर देखी जाए तो वो स्लो स्टेप होगी अकॉर्डिंग टू द रेट इक्वेशन गिवन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मीटिंग एंड हो रही है, मीटिंग को रीस्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ता हूं। अब कैटलिस्ट के साथ मैकेनिज्म सिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहां तक बात कर ली थी और एक क्वेश्चन जो बेटा पूछ रहे हो तो मुझसे, उसका जवाब ये है कि स्लो स्टेप हम खुद से डिड्यूस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ रेट इक्वेशन, जो इतनी देर से मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहां तक आ रही हैं, वहां तक वो स्लो स्टेप होगा।
अच्छा जी, अब मैं आता हूं, आपको एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं। अब मैं आपको कैटलिस्ट के रिस्पेक्ट से सिखा रहा हूँ, कैटलिस्ट के हिसाब से कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है जो आपने पहले भी पढ़ा है, O3 से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन डिप्लीट होकर ऑक्सीजन बन रही है। बैलेंस करने के लिए यहाँ इसका कैटलिस्ट है क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, अब जब कैटलिस्ट बीच में इन्वॉल्व होगा तो आपका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होगा कि आप कैटलिस्ट से किसी रिएक्टेंट को मिलाकर कोई इंटरमीडिएट बनाएंगे लाजमी, ताकि दिख जाए कि कैटलिस्ट इसमें इन्वॉल्व है, और फिर उस इंटरमीडिएट को अगले रिएक्शन में वापस कैटलिस्ट अलग कर दें, सो दैट कैटलिस्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। पहले रिएक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया और दूसरे रिएक्शन में बन गया। ऐसे दिखाना होता है जब कैटलिस्ट की कहानी आए। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो ओजोन डिप्लीट होकर ऑक्सीजन बना रही है, इसका पॉसिबल या प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप कहें कि जी पहले स्टेप में एक ओजोन का मॉलिक्यूल उठाए, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं, और इस कैटलिस्ट से मिला दें, तो वन तो पहले स्टेप में बना दें और 3 ऑक्सीजन बना दें, तो आप पहले एक ऑक्सीजन तो पहले स्टेप में बना दें। ठीक है, अब बचा क्या? अब बचा Cl और एक O बचा, और इसको रेडिकल कर दें। अब अगले स्टेप में इस ClO रेडिकल को यूज्ड अप कराएं विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ठीक है, और बाकी 2 ऑक्सीजन जो बना रहे थे वो यहां बना दें, ऑक्सीजन पूरे हो गए। और अब यहां पे बचा क्या इक्वेशन में? सिर्फ Cl, तो Cl को एज एन रेडिकल अलग कर दिया। तो यू कैन सी एक्चुअली इन दिस रिएक्शन this chlorine oxide radical is intermediate formed temporarily। बाकी रिएक्टेंट साइड पे आप देखो तो 2 ओजोन है, प्रोडक्ट साइड पे 3 ऑक्सीजन है। क्लोरीन का रेडिकल स्टार्ट में भी था, क्लोरीन का रेडिकल एंड में भी बन गया। इसका मतलब है क्लोरीन के रेडिकल ने बिहेव कैसे किया है? एज कैटलिस्ट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको एक कैटलिस्ट वाली एग्जांपल दे दी है। अब मैं एक कैटलिस्ट वाली एग्जांपल और दे रहा हूं ताकि इस टॉपिक में आपकी अच्छी खासी एग्जांपल्स हो जाए। एक एग्जांपल और दे देता हूं, अनदर एग्जांपल। कैटालिटिक कन्वर्टर की एग्जांपल याद है? कैटालिटिक कन्वर्टर में कैसे रिएक्शन हो रहा होता है? कार्बन मोनो गैसियस होती है जो कि नाइट्रोजन मोनो गैसियस से रिएक्ट करती है और प्लैटिनम वहां पे कैटलिस्ट होता है, से बनता है नाइट्रोजन, बैलेंस करने के लिए हाफ लगा देते हैं पीछे, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। ठीक है, अब इसका स्टेप मैकेनिज्म प्रपोज करना ट्राई कर सकते हैं। दो स्टेप का मैकेनिज्म प्रपोज करना है, कैन यू ट्राई? जी जनाब, कैसे करेंगे इसका मैकेनिज्म डेवलप? जी जनाब, कोई बताएगा या मैं ही बता दूं? कोई ट्राई करेगा? ओके, लेट मी टेल यू। देखें, अगर तो ये कैटलिस्ट के साथ आप प्रपोज कर रहे हैं तो कैसे प्रपोज करेंगे? मैं दोनों तरीके से बताता हूं कि अगर कभी इस पे कैटलिस्ट लिख के वो ना दे और फिर आपको मैकेनिज्म प्रपोज करना हो, ये है विद कैटलिस्ट जो अभी लिखा हुआ है उसमें, उस हिसाब से विद कैटलिस्ट ये मैकेनिज्म बता। सबसे पहले आपने कहा कि यार एक काम करता हूं, पहले स्टेप में कोई एक चीज बना देता हूं। अब कोई एक चीज क्या बन सकती है? नाइट्रोजन बन सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पीछे लिखा हुआ है हाफ N2। हाफ N2 का मतलब है एक नाइट्रोजन। तो अगर मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उठाऊं और उससे एक नाइट्रोजन अलग करके प्रोडक्ट बना दूं, तो ये मेरा पहला स्टेप हो सकता है। तो मैंने उठाई नाइट्रोजन मोनो गैसियस और उससे बना दिया नाइट्रोजन गैसियस। ये मेरा एक प्रोडक्ट हो गया, लेकिन अब बाकी चीजें जो बची उससे इंटरमीडिएट बनाऊं। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज क्या रखूं? यार प्लैटिनम कैटलिस्ट दिया हुआ, प्लैटिनम को मिला दो इसके साथ। अब जो चीज दूसरी बच रही है, तो एक ऑक्सीजन बच रहा है और प्लैटिनम बच रहा है। तो सोचो, प्लैटिनम ऑक्साइड इज द इंटरमीडिएट आई फॉर्म। अब दूसरे स्टेप में ऑब्वियसली मुझे प्लैटिनम ऑक्साइड को यूटिलाइज कराना है विद द अदर रिएजेंट, क्योंकि कार्बन मोनो है। अब कार्बन मोनो को इस प्लैटिनम से एक ऑक्सीजन दे दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये आपके रिएक्शन का दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लैटिनम अपनी जगह दोबारा से रीफॉर्म हो गया, यानी कि एज ए कैटलिस्ट काम किया। ठीक है, ये तो विद कैटलिस्ट था। लेकिन अगर कैटलिस्ट ना दिया हो तो कैसे काम करूं? बगैर कैटलिस्ट के भी इक्वेशन को आप चला सकते हो। कैसे? मैकेनिज्म इफ कैटलिस्ट इज नॉट प्रेजेंट।
मैं फिर वही सोच रहा हूँ कि यार मैं वन प्रोडक्ट बना दूं N2 हाफ N2, सही है, किससे बनाऊंगा, जाहिर है नाइट्रोजन मोनो से, लेकिन इस नाइट्रोजन मोनो से एक हाफ N2 एक प्रोडक्ट तो बना दिया, बाकी ऑक्सीजन किधर गया, एक को अलग कर दिया, इंटरमीडिएट हो गया। अब इस इंटरमीडिएट को आपने कार्बन मोनो से मिलाया और क्या बना दिया, दूसरा प्रोडक्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दिस केस दिस ऑक्सीजन इज बिहेविंग एज इंटरमीडिएट। इसको काटो और बाकी सारे रिएक्टेंट्स एक साइड पे, सारे प्रोडक्ट्स एक साइड पे लिखो, तो ये ओवरऑल इक्वेशन ये बनेगी जो ऊपर दी गई। समझ आ रही? अब मैं अगर फॉर एग्जांपल आपसे कह दूं कि जी रेट इक्वेशन, अच्छा मैं इसकी बताता हूँ, रेट इक्वेशन यहां लिखता हूँ। रेट इक्वेशन फॉर दिस उसने दी थी कि नाइट्रोजन मोनो, सिर्फ ये लिखा था। तो ये नाइट्रोजन मोनो किस स्टेप तक आया है, सर ये तो पहली स्टेप में आ गया, और तो इसके अलावा कोई टर्म ही नहीं है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की इन द रेट इक्वेशन। इसका मतलब है सर ये जो पहला स्टेप है यही स्लो स्टेप माना जाएगा। समझ आ रही? और अगर आपसे कहा जाता है कि रेट इक्वेशन ये है कि रेट इज इक्वल टू कार्बन मोनो कॉन्सेंट्रेशन, बस, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहाँ पर पहली इक्वेशन में कार्बन मोनो कहीं भी नहीं है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में कार्बन मोनो है, तो इसका मतलब है ये वाला स्टेप जो है ये रेट डिटर्मिनिंग या स्लो स्टेप कहलाएगा। बात समझ आ रही? ये जितनी प्रैक्टिस होगी आपका उतना काम पक्का होगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, लेकिन स्टिल जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका काम पक्का होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इस टॉपिक के पास पेपर्स के क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको बताता हूँ। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन उसने कहा है, कहता है कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल अंडरगोज द फॉलोइंग लिगेंड रिप्लेसमेंट रिएक्शन, और ये रिएक्शन है, उसकी रेट इक्वेशन उसने दे दी, रेट इज इक्वल टू क्रोमाइल हेक्साकार्बोनाइल। ठीक है, अच्छा, और PR3 नाम की कोई चीज रेट इक्वेशन में नहीं है। वो कहता है 4 पॉसिबल मैकेनिज्म जो उसने दिए हैं वो ये हैं। ठीक है, अब वो कहता है 4 पॉसिबल मैकेनिज्म में से, ठीक है, सर्किल कीजिए उसको जो बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो अब सर्किल करते हैं कि करके वो जो इसके लिए बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब क्या है, स्लो स्टेप वो स्टेप होना चाहिए जहां तक रेट इक्वेशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पूरी हो रही हो, और रेट इक्वेशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक ही है, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल। तो जहां तक ये आ जाए बस वही स्लो स्टेप है। अब आइए ए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में पहले स्टेप में Cr क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल है पहले स्टेप में, तो पहला ही स्टेप क्या होना चाहिए था, स्लो, तभी मैकेनिज्म सही हो सकता था, और इसमें उसने लिख दिया फास्ट, इसका मतलब पहला मैकेनिज्म सही नहीं है। अच्छा, दूसरे पे आते हैं। दूसरे वाले में उसने क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल को पहले स्टेप में इस्तेमाल किया है और आगे उसने लिख दिया यही स्लो स्टेप है। यस, इट कुड बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल अकेला ही रेट इक्वेशन में है, इसका मतलब एक दफा ही वो आना चाहिए था, किसी दफा कहीं तक भी आ गया वही रेट इक्वेशन, वही स्लो स्टेप है। इसका मतलब है ये वाली स्लो स्टेप है, क्योंकि यहाँ पर ये
कॉन्सेंट्रेशन की एक टर्म आ गई जो कि रेट इक्वेशन में एक दफा प्रेजेंट थी, पावर 1, ठीक है, और ये स्लो स्टेप है, इसका मतलब है दिस इज द राइट आंसर। लेकिन अब आगे भी देखिए, तीसरी वाली इक्वेशन में उसने स्लो फास्ट दिया ही नहीं है, उसने तो ट्रांजिशन स्टेज दी थी, इसका मतलब ये तो किसी सूरत से है ही नहीं। चौथे वाले में भी उसने ये दिया है कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल को दिया है पहली इक्वेशन में, और उसको उसने स्लो बोला है, ये देख रहे हैं, ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर PR3 भी तो दिया हुआ है, और PR3 तो रेट इक्वेशन में कहीं भी नहीं है, तो पॉसिबली ये भी आंसर सही होता अगर बी ना दिया होता, क्योंकि बी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इन दिस केस। फोर्थ इक्वेशन डी जो है वो क्यों रिजेक्ट होगी, क्योंकि डी के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर पहले रिएक्शन में जो कि स्लो स्टेप है वो चीजें भी आ रही हैं जो रेट इक्वेशन में नहीं है। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों, बिकॉज the only concentration term in rate equation is present in which is slow step. सही भाई, यहाँ में बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करा दूं आपको इसके। अच्छा, अब ये देखो, ये वाला सवाल करते हैं। ये वर्कशीट में शेयर कर दूंगा, अभी मैं आपको सिर्फ इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 3 4 करा रहा हूँ जो थोड़े से मुश्किल है। अब देखो वो कहता है क्वेश्चन में कि नाइट्रोसाइल फ्लोराइड यानी NOF कैन बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। वो कहता है NO को रिएक्ट कराओ F2 से और वो बनता है NOF। अब वो कहता है द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F2। रेट बता दिया अगर उसने कौन सा ऑर्डर है, तो मैं रेट इक्वेशन लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे, रेट इज इक्वल्स टू ए, तो वही होगा नाइट्रोजन मोनो की पावर क्या होगी 1, क्योंकि उसने कहा है फर्स्ट ऑर्डर, और F2 के हिसाब से भी उसने क्या कहा है फर्स्ट ऑर्डर, इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी 1। अब यहां से बात हो रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 स्टेप का मैकेनिज्म प्रपोज करो, और ये जो तुमने रेट इक्वेशन लिखी है वो इससे कंसिस्टेंट भी हो, और इस हिसाब से इक्वेशन के हिसाब से उन 2 स्टेप में जो आपने लिखे कौन सा स्टेप स्लो स्टेप होगा। 2 मिनट दे। जी जनाब, एनीवन, किसी ने प्रेडिक्ट किया कोई मैकेनिज्म? If yes, you can share your work so that I can see what could be the mechanism.
Yes, great. Yumna, your answer is right. ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. और किसी ने कोई मैकेनिज्म प्रपोज किया है तो बताइए. जी जनाब. Anyone else? No? Okay. मैं इसमें ये भी लिख देता हूं जो आपने प्रपोज करके बताया है, सो दैट ये देखिए. एक मैकेनिज्म जो इसका प्रपोज किया है वो है, पहले स्टेप में आपने नाइट्रोजन मोनो को F2 से मिलवाया और एक इंटरमीडिएट बना दिया NOF2 पूरा, और फिर आपने उस इंटरमीडिएट को NOF2 को जो एक बचा NO था उससे मिलाया और 2 टाइम्स NOF2 बना के NOF बना दिया. बिल्कुल सही, ये भी सही है. इसका ये भी हो सकता था, सोचो कि अगर आप NO प्लस F2 करते तो एक प्रोडक्ट तो आप पहले ही स्टेप में बना देते NOS, और एक F जो बच जाता उसको साइड में रख लेते इंटरमीडिएट, और फिर F से अगला NO मिलाते और अगला प्रोडक्ट में दूसरा प्रोडक्ट बनाते NOF. ये भी पॉसिबल था इसका, समझ रहे? तो these are possible. अब अकॉर्डिंग टू these two written in front of you, दो लिख दिए मैंने, एक ये यमुना का है, एक ये मैंने प्रपोज किया एग्जाम्पल के तौर पे. इसके और भी पॉसिबल हैं लेकिन फिलहाल इट्स फाइन, ये दो बहुत है. अब इनमें वो कहता है कि which step will be the slower step, ये भी आपने मेंशन करना है अपने मैकेनिज्म में इस रेट इक्वेशन के हिसाब से. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोथ दीज मैकेनिज्म, दोनों ही इक्वेशन में इत्तेफाक के तौर पे NO पहले स्टेप में एक दफा आ गया और F2 भी पहले स्टेप में एक दफा आ गया. तो इसका मतलब क्या है? स्टेप 1 is the rate limiting step in both of these mechanisms. First step is the rate limiting या rate determining step. ठीक है, क्यों? क्योंकि सारी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स जो रेट इक्वेशन में है वो पूरी हो गई हैं टिल स्टेप 1. ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आ गई? अब देखिए, ये मैं एक सवाल बस और लिखवा रहा हूं यहाँ पे आपको, एक सवाल और करा रहा हूं, मैं टॉपिक खत्म कर दूंगा. फिर मेरे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है कैटालिसिस. इसको और देख लीजिए. अब देखिए, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि x और y का रिएक्शन उसने किया और उसने 2x प्लस y से z बनाया. उसने कहा इसका प्रपोज मैकेनिज्म दो स्टेप का जो दिया है उसने वो ये दिया है कि 2x से y और v प्लस y से z. वो कहता है द जनरल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन जिस रिएक्शन के लिए लिखी जा सकती है वो है ये, यानी कि x की पावर m और n. अभी ये m और n की वैल्यू नहीं पता. वो कहता है स्टेप 1 इज द स्लोअर स्टेप, ये भी बता दिया, यानी कि ये स्टेप स्लोअर स्टेप है. ठीक है, स्टेप 1 इज द स्लोअर स्टेप. वो कहता है m और n की वैल्यू क्या होगी बताइए. आप सोच समझ के बताओ. रेट इक्वेशन में सिर्फ वो टर्म्स जब होती हैं जो रेट लिमिटिंग स्टेप तक चल रही हो.
अब यहाँ तो रेट लिमिटिंग स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप उसने पहले ही रिएक्शन के स्टेप को दे दिया है और उसमें कहीं भी y तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, रेट इक्वेशन में y होना ही नहीं चाहिए। और y राइट कैसे हो सकता है कि n की वैल्यू क्या कर दो, 0 कर दो। बात समझ आ गई? अगर n की वैल्यू 0 कर दोगे y हो जाएगा। अच्छा, अब x की वैल्यू क्या रखूं, जो रेट इक्वेशन में पहला स्टेप आया है, तो पहले स्टेप में x कितनी दफा आया है, 2 दफा आया है, तो m की वैल्यू क्या रख दूं, 2। वेरी गुड, यस यमुना, यू आर राइट। ठीक है भाई, तो दिस इज सो फार द इजी आंसर। ओके गाइस, अब ये वर्कशीट मेरी खत्म हो चुकी है, लाइक इन सेंस ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस, तो इसमें मुश्किल मुश्किल थे मैंने करा दिया आपको। अब बाकी क्वेश्चंस आप इसके खुद कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, जो कि क्या है, वो है कैटालिसिस। होमोजेनस कैटलिस्ट, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट आपने पिछले साल पढ़ा था। अच्छा जी, ठीक है, चले, नो प्रॉब्लम। एक टॉपिक बचा है बस, कैटालिसिस, ये मैं आपको करा दूंगा एज योर रिक्वेस्ट इज नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ, आज का अटेंडेंस का बहुत बड़ा मसला चल रहा है आप लोगों को। अटेंडेंस लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है।